Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So guys, in our previous video, we completed 4 theories of heredity. Now this is the 5th theory of heredity and this is the last theory of the heredity. So I hope आपको सारी theory clear हो गई हो. तो हम ये वाली theory भी start करते हैं बिना time गवाए. Let's start. Now this theory is Lamarck's theory. सिमिलरली ये थ्योरी भी जैसे कि मोस्टली थ्योरी दी जाती है, जिसने इस थ्योरी को दिया है उनके नाम पे रखा गया है, जीन बैप्टिस्टे लैमार्क. तो इस थ्योरी को देने वाले कौन है, इसके जनक कौन है, जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, और इन्हीं के नाम पे ये थ्योरी रखी गई है, लैमार्क्स थ्योरी. जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने अपनी ये थ्योरी 1801 में दी थी और इसके करीबन 50 साल बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी. तो आप सोच सकते हैं कि ये थ्योरी कितनी अर्ली स्टेज पे आई थी. तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी है. तो जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने अपनी ये थ्योरी 1801 में दी थी. उन्होंने इवोल्यूशन में, मतलब इवोल्यूशन में क्या होता है, स्पीसीज में चेंजेस आ रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे. ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द स्पीसीज. उन्होंने बताया कि स्पीसीज में जो वेरिएशन हो रहे हैं उसके अंदर क्या रीज़न है, उसको एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश करी. और इस कोशिश में उन्होंने अपने 4 पॉइंट्स दिए, हम वो डिस्कस करते हैं. पहला, इनर अर्ज टू फुलफिल न्यू नीड्स. उन्होंने कहा जब न्यू नीड्स आती है तो ह्यूमन बीइंग हो, ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में इनर अर्ज आ जाती है उस न्यू नीड को फुलफिल करने की. फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन क्या हमारा काम करना बंद हो गया? नहीं, सब ने अपने काम के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं. कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई वेबिनार्स कर रहा है, कोई अपना काम ऑनलाइन हर जगह पहुँचा रहा है. तो अलग अलग चीज़ें हम सीख रहे हैं, हम क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं. तो ये क्या थी, हमारी इनर अर्ज थी अपनी नई नीड, अपनी नई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करने की. तो सही कहा उन्होंने कि जब नई नीड होती है तो इनर अर्ज होती है उस चीज़ को फुलफिल करने की. सो नेक्स्ट पॉइंट उनका आता है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा अर्ज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द बॉडी ऑर्गन. उन्होंने कहा जब ये अर्ज आती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिसयूज़ और यूज़ हो जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन का. मीन्स ऐसा हो सकता है कि हम अपने किसी एक बॉडी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और किसी को बहुत कम. हो सकता है, क्या पता, हमारी जो नीड हो उसके अंदर हमें मोस्टली किसी एक ऑर्गन को यूज़ करना पड़े और किसी को कम करना पड़े. इसका भी उन्होंने एग्जांपल दिया था अपने लैमार्क्स जिराफ को, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी. तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट आया कि हाँ भाई सही बात है. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी बिल्डर है, अगर वो रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने आप को चेंज करेंगे, डेवलप होंगे. तो ऑब्वियसली उसका वो बॉडी पार्ट ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, और अगर वो छोड़ देगा तो वो डिसयूज़ में, कम से मतलब उतना नहीं होगा यूज़ में. तो ये था कि एक बॉडी पार्ट अगर हम ज़्यादा उस पर वर्क करेंगे तो डेवलप करेगा, तो यूज़ और डिसयूज़ उसका कम या ज़्यादा होगा. ठीक है, ये पॉइंट भी सही है. उसके बाद उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. उन्होंने कहा कि एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अपने पूरे लाइफ स्पेन में अपनी मॉडिफिकेशन को एक्वायर करेगा. फॉर एग्जांपल, एक जो हमने बात करी कि लॉकडाउन में हम लोग वेबिनार्स लेना सीख रहे हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम सीख रहे हैं, या फिर मैंने बात करी कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपनी बॉडी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये उनकी आगे वाले बच्चों में भी आएगा अपने आप ही. उन्होंने ये कहा. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरे आगे की जनरेशन आएगी उनको अपने आप ही वर्क फ्रॉम होम आता होगा, या फिर जो मेरे आगे की जो उस बॉडी बिल्डर की आगे की जनरेशन होगी वो पहले से एक अच्छी डेवलप्ड बॉडी के साथ पैदा होगा? तो नहीं, ये पॉइंट उनका कहीं ना कहीं खटक गया था, बट उन्होंने अपना ये पॉइंट दिया था, ठीक है. फिर उन्होंने बोला स्पीसिएशन. तो इसी वजह से होती है स्पीसिएशन. उन्होंने कहा ऐसे ही मॉडिफिकेशन होता है हर एक जनरेशन टू जनरेशन, और स्पीसिएशन होता है. तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी और उन्होंने अपने लैमार्क्स जिराफ दिए थे. क्या कहा था उन्होंने इस जिराफ में? उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, बट उनका ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. आप लोगों ने लैमार्क थ्योरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपने जिराफ वाला एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सुना नहीं होगा. इवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, आपने स्पेसिफिक नहीं सुना होगा कि लैमार्क ने दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल सुना होगा. तो ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम पे जिराफ की जो हाइट थी वो इतनी नहीं थी, मतलब उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी. उसकी गर्दन एक नॉर्मल डियर की तरह थी या डोंकी की तरह थी, किसी भी तरह मान सकते हो आप, ज़्यादा लंबी नहीं थी. ठीक है. उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, जहाँ पे वो जिराफ रहते थे वहाँ पे वो लोग घास खाते थे. आप समझ लीजिए घास है, वो घास खा रहे हैं. एक टाइम आने के बाद जब सारे जिराफों ने एक एरिया की घास ख़त्म कर ली,
या फिर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा जिस वजह से जो नीचे की शर्ब्स थी वो ख़त्म हो गई, और फिर जिराफ को खाना खाने के लिए अपने नेक को ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ा। वो अपने लेग को ज़्यादा इलांगुएट करने की कोशिश करते थे, ज़्यादा खींचने की कोशिश करते थे, ताकि वो जो ऊंची टहनियों पे पत्ते हैं वो खा सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि जिराफ हर्बीवोरस है, तो जिराफों ने अपने गर्दन को ज़्यादा खींचना शुरू करा, जिसकी वजह से उनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ती रही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी हाइट कम है, फिर यहाँ बढ़ गई और फिर यहाँ पे और बढ़ गई, और एज अ रिजल्ट अब जिराफ की गर्दन इतनी बढ़ गया क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करा, जिसकी वजह से इलांगुलेशन हो गया। ठीक है गाइस, तो ये कहा उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपने जिराफ के एग्जाम्पल में, कि जिराफ एक टाइम पे उनकी गर्दन बहुत छोटी थी, बट उनको जब खाने की कमी होने लग गई क्योंकि हर्ब्स ख़त्म हो गए थे किसी क्लाइमेटिक कंडीशन या किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करा, और स्ट्रेच करते करते एक टाइम पे उनकी गर्दन बहुत लंबी हो गई, जैसे कि हम अभी देखते हैं। ये उनका लेमक जिराफ का एग्जाम्पल था, तो ये हम इवोल्यूशन में पढ़ते भी हैं। ठीक है, ये भी सही बोला गया। तो फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को एक नाम और दिया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिटेंस हो रहे हैं, उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस थ्योरी को कहा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। और उन्होंने उस टाइम पे इसको ये एक्सप्लेन करा, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म changes during lifespan in order to adapt the environment। एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी लाइफ स्पेन में चेंज करता है, कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता है अपने एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए, दोज चेंजेस आर पास टू इट्स कमिंग जनरेशन। ये सारे चेंजेस उसकी कमिंग जनरेशन में भी पास होते हैं। सो ये उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ये थी लेमार्क की पूरी थ्योरी। अब फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस थ्योरी में क्या लिमिटेशन थी, इसलिए मैंने लिमिटेशन पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब जिसको तुरंत समझ में आ गया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमने अपनी सबसे पहली थ्योरी जो पढ़ी थी वाइजमैन की, उसके अंदर हमने बताया था कि वाइजमैन ने इनके बाद किया था, लेकिन फिर वाइजमैन ने इनकी कमी निकाल दी। कैसे? क्योंकि वाइजमैन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चूहे की पूँछें काटी थी, और ऐसा फिर उन्होंने आगे चूहे की जनरेशन को देखी, फिर पूँछें काटी, फिर आगे चेक करी, और ऐसा इन्होंने 21 जनरेशन तक किया था। बट रिजल्ट क्या आया था, हर चूहा तब भी पूँछ के साथ पैदा हो रहा था। तो इससे हमें मालूम पड़ा था कि एक्वायर्ड ट्रेट आगे नहीं जाते, स्पेशली फिजिकल एक्वायर्ड ट्रेट। तो हम ये नहीं मान सकते कि उनका ये जो थर्ड पॉइंट है, मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो मॉडिफिकेशन होगा पेरेंट का वो ट्रांसमिट होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इसीलिए उनकी इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया और उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया। और अगर हम खुद भी ध्यान दें तो अगर मैं इस टाइम पे अपनी बॉडी अच्छे से बिल्ड कर लेती हूँ, अपनी मसल्स बना लेती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी आगे वाली जनरेशन की मसल्स भी वैसी ही होगी। मेरा बच्चा या जो भी होगा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा, उसके बाद वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी बॉडी को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। सो ये बात तो सही है, तो इसलिए इनकी इस थ्योरी को काट दिया गया था और यही इनकी लिमिटेशन थी। अगर आपको याद था तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है वाइजमैन की, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ देखिएगा। और आई होप आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।